ओके, तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं आयोनिक बॉन्ड की तरफ। कल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लेविस और कॉसेल का कंसेप्ट, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक यानी लेविस स्ट्रक्चर, देन फॉर्मल चार्ज, और उसके बाद हमने देखा ड्रॉबैक्स ऑफ दी ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है अपना आयोनिक बॉन्ड। ओके, हम मेन डिफरेंस ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में देख रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था सोडियम क्लोराइड, आपको अच्छे से याद होगा। Na हम लेते हैं प्लस, यहाँ पर Na के पास जो लास्ट शेल है हम उसको बताते हैं 2,8,1, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वो लूज करता है, और आपने इसको पढ़ा है ऐसे कि 2,8,7, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर इस तरह से शो करते हैं। बाद में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, मतलब Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो क्या बन गया है 2,8। उसके बाद Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये क्या बन गया माइनस, तो 2,8,8, इसके भी बैलेंस हो गए अब 8, यानी यहाँ पर ऑक्टेट में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पर जो एनर्जीज रिलेटेड है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम देख चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रल सोडियम होता है, न्यूट्रल सोडियम गैसियस स्टेट में हमने देखा था कि वो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो बनता है Na प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने देखा था, ये आपको याद है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसको हम क्या बोलते थे, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम। किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है हम उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए। ओके, समझो इसको हमने यहां से निकाल दिया। दूसरा हम क्या करते हैं, Cl क्लोरीन, क्लोरीन को भी हम गैसियस न्यूट्रल एटम एक लेते हैं यहां पर, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है Cl माइनस, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज करता है ऑलमोस्ट केस में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मैंने बताया था आपको नोबल गैसेस, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल जो है ऐड करने के लिए भी एनर्जी देना पड़ती है, लेकिन मोस्ट केसेस में यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहां पर हम कहते हैं एनर्जी देना पड़ती है, एनर्जी इज एडेड, ठीक है, टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम। वैसे गैसियस क्लोरीन में से, क्लोरीन में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए एनर्जी बाहर निकलती है, आउट होती है, लेकिन हम इसको रिलीज नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया ना कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ऐड भी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस न्यूट्रल एटम। जब किसी गैसियस न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा EGH और डेल्टा H IH, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा IH, और इसको डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन। इसमें एक और एक कंसेप्ट इन्होंने दिया कि अच्छा आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। तो वो बोलते हैं अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए डेल्टा IH यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी शुड बी लो, मतलब कम से कम एनर्जी लगना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आसानी से बनेगा ना, मतलब कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो डेल्टा IH शुड बी लो एंड डेल्टा EGH शुड बी
should be more negative, क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हो तो एनर्जी बाहर निकलती है ना, और ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है मतलब इजीली ऐड हो रहा है उसमें वो, समझा आपको। तो ये दो कंडीशन उन्होंने बताई। आयोनिक बॉन्ड, अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मतलब रियल में अगर हम इसको देखें तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बनाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्या बनाते हैं वो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला, मैं शॉर्ट में आपको यहां पर बताता हूं। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूल तैयार होता है, बराबर है कि नहीं है? मॉलिक्यूल H बॉन्ड Cl बन गया HCl मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल आपस में वंडरवॉल इंटरेक्शन से कनेक्टेड रहते हैं तो सॉलिड तैयार होता है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं, जैसे HI, समझा आपको? या आयोडीन कहेंगे हम, आयोडीन मॉलिक्यूल I बॉन्ड I, ये मॉलिक्यूल है। दूसरा I2 और ये I2 एक दूसरे से वंडरवॉल, एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सॉलिड बनता है वो, वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब वंडरवॉल इंटरेक्शन उनका ज्यादा है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड रहते हैं। लेकिन जो आयोनिक सॉलिड होते हैं दे फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे हैव क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है उसमें? क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पहले समझाया हूं, बताया हूं, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये लैटिस वर्ड कहां से आया है? लैटिस मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। जैसे हमने क्या देखा, घर में जो टाइल्स होते हैं, आपके घर में अगर टाइल्स रहते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जो कॉमन पॉइंट होता है टाइल्स में, ये कॉमन पॉइंट है, तो उसको चार, उसने जो है फर्श यानी चार टाइल्स को उसने क्या किया है? कॉमनली शेयर किया हुआ है ना, कॉमन पॉइंट है। एंड दिस इज अ रिपीटेटिव पॉइंट, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप देखो सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है ना ये, इसके बाद ये, सो दिस रिपीटेटिंग कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। समझा आपको? तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। ये तो 2D हुआ ना, सामने से और पीछे से, अब इसके सामने भी आएंगे ना, पीछे भी जाएंगे एटम मॉलिक्यूल, तो इससे 3D स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसमें कॉमन पॉइंट होते हैं कि इधर भी वो कनेक्ट है, ऊपर भी, इधर भी, आगे भी, पीछे भी, और ये सिलसिला चलते रहेगा। तो 3D क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ओके, तो डेफिनेटली हमको पता है कि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, दे हैव डिफरेंट शेप्स। उनके अपने अपने क्या होते हैं? डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट साइज, डिफरेंट चार्ज, सो दे अरेंज इन डिफरेंट मैनर, अलग अलग मैनर में वो अरेंज होंगे। एग्जाम्पल, आपने पूरे टेनिस बॉल एक साथ डाल दिए एक बॉक्स में, या सिस्टमेटिक आपने उसको जमा दिया, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, उसमें भी दो टाइप के लेयर्स जम सकते हैं। एक टेनिस बॉल के ऊपर टेनिस बॉल आपने ऐसे जमाया है। दूसरा क्या हो सकता है? 4 टेनिस बॉल है और उसमें का बीच में का जो कोर है, चारों के बीच में का, इसको वॉइड बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस, और उसमें टेनिस बॉल जाकर बैठ गया, तो यहां पर अरेंजमेंट क्या रहेंगी? डिफरेंट। पहले वाले केस में अरेंजमेंट क्या थी? डिफरेंट। वैसे ही साइज अलग, टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल, साइज अलग अलग है, उनको एक साथ रखा तो बीच में वॉइड ज्यादा आएंगे, गैप ज्यादा आएंगे, तो उनका अरेंजमेंट डिफरेंट। तो इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं सॉलिड के अंदर, समझा आपको? और बिल्कुल उसी पैटर्न में, जैसे एक बॉक्स में आपने बहुत सारे बॉल्स डाल दिए, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न में सॉलिड्स बनते हैं, आयोनिक सॉलिड, मतलब प्लस आयन अल्टरनेटली माइनस आयन, प्लस माइनस आयन अरेंज होते जाते हैं डिफरेंट मैनर में। हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, उसके टाइप्स होते हैं। ओके, वो टाइप्स कैसे होते हैं? उनको ब्रेवियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिफरेंट 16 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, यहां पर नहीं। ओके, यहां पर अपने को सिर्फ शॉर्ट में देखना है क्रिस्टल लैटिस, ये लैटिस पॉइंट क्या था, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, तो अगर हम इनको अरेंज करना चाहे तो हम इसका अरेंजमेंट देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है कि कैसे अरेंज होते हैं सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल।
मैं ट्राई करता हूँ उसको बनाने के लिए। जिस पे लगेगा फोर्स करंट होगा उसका, तो फोर्स किसके ऊपर लगा, तो करंट किसका, जिसके जरिए लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसके जरिए लग रहा है, जिसके जरिए लग रहा है, ट्राई कर रहा हूँ मैं 3D वेव में उसको बनाने के लिए। जो फोर्स लगाएगा और करंट किसका, जिस पर फोर्स लगेगा, लेंथ किसकी, जिस पर फोर्स लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने मान लो लेंथ जो ली L ले, ये है वैसे तो 2 है, देखा जाए तो L2 होना चाहिए, लेकिन अपन ने ले लिया ये लेंथ 5 मिनट से ले लो, दोनों कंडक्टर के अंदर लेंथ सेम है तो L लिख देना काफी होता है, ठीक है। चलो मैग्नेटिक फील्ड उसने ये जरा पर बोल दो। ओके, मैंने ट्राई किया उसको बनाने के लिए। ओके, तो ये क्लोरीन एटम्स है, ये बिग एटम्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो हम इसको क्लोरीन रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको जो है, हाँ, और ये जो स्मॉल है ये Na+ है और ये Cl-। तो इस तरह से आप देखेंगे ये अरेंज है। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा आपको क्योंकि उसके लिए पूरा डिटेल हमको देखना जरूरी है जो सॉलिड स्टेट में आएगा। ओके, फिर यहाँ पर जो फेस दिख रहा है ना आपको, एक नया फेस तैयार हुआ है, तो यहाँ पर भी आएगा क्लोरीन एटम। ये पूरा एक फेस है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं इसको सिंपल ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अगर ये इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, सोचो मैग्नेटिक फील्ड है, इन्वर्ट करंट है ऊपर, तो फोर्स किधर, ये मैंने ड्रॉ किए हैं पूरे क्लोरीन आयंस जितने आपको दिख रहे हैं ना, इसमें सोडियम वाले मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। ओके, ये एक फेस है सामने, यहां पर आएगा एक क्लोरीन एटम, इधर एक फेस है, यहां पर एक आएगा, पीछे फेस है, इधर एक फेस है और इधर एक फेस है, दिख रहा है आपको। कितने फेस होते हैं क्यूब के, तो 6 फेस पे मैंने 6 एटम लगा दिया, समझा आपको। और ये बीच बीच में यहां पर होते हैं सोडियम। अब समझा होगा आपको ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, समझा आपको। ओके, तो ये इस तरह से यहां पर अरेंज होते हैं। तो अभी यहां पॉसिबल नहीं है उसको अच्छे से बताना, तो मैं आपको जो है सॉलिड स्टेट में डिटेल में उसको बताऊंगा। ओके, अभी सिर्फ हमको यहां पर जो बात याद रखना है वो क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, आयोनिक बॉन्ड में स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी किस चीज से रिलेटेड होती है या किस चीज पर डिपेंड होती है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां पर जरा ध्यान से देखना है। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यानी एक इलेक्ट्रॉन मींस हम बात कर रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या बात कर रहे हैं हम, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी यहां पर लगती है 495.8 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। 1 मोल मतलब 6.023 × 10⁻23 सोडियम मॉलिक्यूल्स के इतने इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो इतना एनर्जी वहां पर अप्लाई करना पड़ता है, समझा आपको। वैसे ही जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो अपने को मिलती है कितनी एनर्जी, -348.7 किलो जूल पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए 1 मोल क्लोरीन में। ओके, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया दोनों का, तो इतनी एनर्जी लगी, इतनी एनर्जी निकली, तो टोटल आएगा ना उसका जो सम रहेगा, तो कितना आएगा आंसर 1। 15 में से 8 गया है, कितना बचा है 7, फिर ये 8 में से 4,
147.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी अपने को आंसर मिला। ये प्लस था, ये माइनस में, इलेक्ट्रॉन गेन में माइनस रिलीज होती है ना, देना पड़ा, मतलब एंडो एक्सो, आंसर क्या में आया प्लस में। मतलब इतनी एनर्जी देना पड़ेगी अपने को कै के लिए, अरे बोलो ना, 1 मोल सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए 1 मोल, समझा आपको। लेकिन यहां पर अपने को प्रैक्टिकली मिलती है -788 किलो जूल पर मोल। थ्योरेटिकली ऐसे दिख रहा है, प्रैक्टिकली इतना लगता है। तो साइंटिस्ट इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस एंथैल्पी। अब आपको समझ में आ जाएगा यहां पर कि व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। डिफाइन बाद में करेंगे, पहले समझेंगे, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी क्या है? दिखता रहा है यहां पर इतना, ये कैसे आ गया? मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो -788 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब आंसर अपना उतना आएगा। तो ये इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई बाहर माइनस में, कैसे निकल रही? तो उसको एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया है कि आपने 1 मोल सोडियम, 1 मोल मतलब कितना है ये? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 सोडियम एटम्स, इसमें हम 1 मोल इसमें से हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे, तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ रही है अपने को 495। समझा आपको? समझा? तो बन गए 1 मोल Na+ बन गए। अब दूसरा 1 मोल क्लोरीन, मतलब कितने? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 क्लोरीन एटम्स है, उसमें अपने को इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ऐड करना है 1 मोल। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन उसमें आपने ऐड करे तो उसमें से एनर्जी बाहर निकली, कितनी? -348.7। ओके, इतनी एनर्जी बाहर निकली। टोटल आंसर आ जाना चाहिए था इतना, लेकिन आ रहा है -88। तो क्या होता है, जो 1 मोल सोडियम क्लोराइड Na+ बने और 1 मोल क्लोरीन, जब वो सिस्टमैटिकली अरेंज होने के लिए नजदीक आते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से अपने आप को अरेंज करने के लिए क्या होते हैं, वो नजदीक आ रहे हैं ना, तो यहां से एक बहुत ज्यादा एनर्जी उस वक्त बाहर निकलती है। 1 मोल क्रिस्टल बनाने के लिए जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। समझा आपको? समझा आपको? ठीक है ना। 1 मोल प्लस चार्ज बनाने के लिए 495 लगी, 1 मोल Cl- बनाने के लिए 348 बाहर निकली, बराबर है ना, वो हो गई। लेकिन अब इनको अरेंज होने के लिए नजदीक आना है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस तैयार करेंगे ना ये। तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन कोई भी जब नजदीक आते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज, और उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो इसलिए हम लिखते हैं यहां पर Na+ गैस, Cl- गैस, तो बनता है NaCl। यहां लगती है अपने को -788 किलो जूल 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए। समझा? अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं? अब 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन मिलकर बन गए 1 मोल सोडियम क्लोराइड। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? 1 मोल 1 मोल 2 मोल? नहीं, 1 मोल मिलाकर क्या बने? 1 मोल सोडियम क्लोराइड। समझा ना आपको? हाफ हाफ दोनों को जोड़ दिए, 1 हो गया ना, ये एक हाफ दूसरा हाफ दोनों को मिला दिए तो 1 हाफ। अरे समझा क्या? ठीक है। तो 1 मोल सोडियम प्लस 1 मोल Cl- जब नजदीक आ गए तो बन गया 1 मोल सोडियम क्लोराइड। क्या बना है? 1 मोल सोडियम क्लोराइड। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -788। तो उसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल सोडियम क्लोराइड इनटू गैसियस एटम। उल्टा उल्टा एक्सप्लेनेशन। समझा आपको? समझा आपको कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है गैसियस एटम में, मतलब 1 मोल सोडियम गैस एटम, 1 मोल क्लोरीन गैस एटम। इसको अलग करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, यानी 1 मोल क्रिस्टल लैटिस, 1 मोल सॉलिड सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करने के लिए, एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। समझा? तो ये था लैटिस एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सोडियम क्लोराइड
क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर इनटू एटम्स। समझा? ओके, तो अब यहां